सोचिए जरा, एक ऐसी कहानी को समझना जिसमें एक भी शब्द ना हो। प्रागैतिहासिक भारत को समझना कुछ ऐसा ही है। उन लोगों के जीवन को हम कैसे जान सकते हैं जिन्होंने अपने पीछे कोई लिखा हुआ रिकॉर्ड ही नहीं छोड़ा। सुराग हर जगह हैं, अगर हमें पता हो कि देखना कहाँ है। एक मामूली सा पत्थर का औजार, जानवरों की हड्डियां या मिट्टी में दबी किसी बस्ती के निशान। तो आज के इस सफर में हम एक तरह से पुरातात्विक जासूस बनने वाले हैं। हम उन छोड़े हुए सुरागों को जोड़कर भारत के पाषाण युग की खोई हुई कहानी को फिर से बुनने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बिना शब्दों के इतिहास को जाना कैसे जाता है। फिर हम उन लोगों से मिलेंगे जिन्होंने इस खोज की शुरुआत की। इसके बाद हम कुछ खास जगहों से मिले सबूतों को देखेंगे, जानेंगे कि खेती की शुरुआत कैसे हुई, और आखिर में इस पूरी कहानी का हमारे लिए क्या मतलब है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कुछ लिखा ही नहीं गया तो हम उस जमाने के बारे में जानते कैसे हैं? ये सच में एक बहुत बड़ी चुनौती है। अच्छा, तो सबसे पहले कुछ जरूरी बातें समझ लेते हैं। प्रागैतिहासिक यानी प्री हिस्टोरिक, मतलब लिखने पढ़ने की कला से पहले का समय। इस दौर में हर चीज एक सुराग है, एक औजार, एक हड्डी, गुफा में बनी कोई पेंटिंग। फिर आता है आद्य ऐतिहासिक या प्रोटो हिस्टोरिक काल। यहाँ लिखावट तो है पर हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, जैसे कि सिंधु घाटी की मोहरें। और आखिर में आता है ऐतिहासिक काल, जहाँ से हमें ऐसे लिखित रिकॉर्ड मिलते हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं। इसीलिए प्रागैतिहासिक काल को समझने के लिए पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी ही हमारा एकमात्र जरिया है। हर खोज के पीछे एक खोजकर्ता होता है ना? तो हमारी इस कहानी के असली हीरो वो शुरुआती पुरातत्वविद हैं जिन्होंने भारत के हजारों साल पुराने अतीत के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी। तो कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है 19वीं सदी में। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम भारत के पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर बने। ये भारत के इतिहास को व्यवस्थित ढंग से समझने की पहली बड़ी कोशिश थी। लेकिन असली गेम चेंजर मोमेंट आया 1863 में, जिसकी बात हम अगले स्लाइड में करेंगे। इन्हीं कोशिशों का नतीजा था कि 1901 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की स्थापना हुई, जिसके पहले डायरेक्टर जनरल बने जॉन मार्शल। जरा सोचिए, बस एक पत्थर की कुल्हाड़ी, लेकिन ये कोई मामूली कुल्हाड़ी नहीं थी। जब रॉबर्ट ब्रूसफुट को चेन्नई के पास पल्लवरम में ये मिली तो ये सिर्फ एक औजार नहीं था, ये इस बात का पहला पक्का सबूत था कि भारत का अतीत हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा पुराना और गहरा है। इस एक खोज ने भारत के पाषाण युग के अध्ययन के लिए दरवाजे खोल दिए। तो अब जब कहानी का स्टेज सेट हो चुका है, तो चलिए निकलते हैं एक सफर पर, उन जगहों पर जहां हमें हमारे अतीत के सबसे बड़े और सबसे अहम सुराग मिले हैं। ये जगहें हमें हमारे पूर्वजों की जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बताती हैं, जैसे कि नर्मदा घाटी में हथनौरा, जहां हमें भारत में इंसानी मौजूदगी का सबसे पहला सबूत मिला, या फिर भीमबेटका, कमाल की जगह है। यहाँ की गुफाओं में हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स हैं जो शिकार, नाच गाने और उस दौर की जिंदगी को दिखाती हैं। और आदमगढ़ में हमें पशुपालन के शुरुआती निशान मिलते हैं, जो बताता है कि इंसान अब एक जगह टिककर रहना सीख रहा था। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, कहानी और भी दिलचस्प होती जाती है। कश्मीर के बुर्ज होम में लोग ठंड से बचने के लिए जमीन के नीचे गड्ढों में घर बनाकर रहते थे। और सबसे दिलचस्प बात, वो अपने कुत्तों को भी अपने साथ दफनाते थे। महदाहा में हमें हड्डी और सींग से बने बेहतरीन औजार मिले हैं जो उनकी कारीगरी को दिखाते हैं। और दमदमा की कब्रगाहें, वो उस दौर के समाज और उनके रीति रिवाजों के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। इस नंबर पर एक पल के लिए गौर कीजिए, 3। दमदमा में एक ही कब्र से 3 इंसानी कंकाल एक साथ मिले। ये कोई हादसा नहीं हो सकता, ये एक सोचा समझा काम था जो शायद उनके पारिवारिक रिश्तों या मृत्यु के बाद की किसी मान्यता को दिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि वो सिर्फ पाषाण युग के लोग नहीं थे, वो हमारी ही तरह सोचने समझने वाले इंसान थे जिनके अपने रीति रिवाज और भावनाएं थी। पाषाण युग की कहानी टेक्नोलॉजी के विकास की भी कहानी है। मध्य पाषाण काल में आए माइक्रोलिथ, ये छोटे, बहुत ही तेज धार वाले पत्थर के ब्लेड थे जिन्हें भालों और तीरों में लगाया जाता था। इससे पहले मध्य पुरा पाषाण काल में फलक संस्कृति का जोर था, जिसमें बड़े पत्थरों से परतें निकालकर औजार बनाए जाते थे। लेकिन बात सिर्फ पत्थर की नहीं थी। बेलन घाटी में हड्डी से बनी एक देवी की मूर्ति मिलना ये दिखाता है कि उनकी अपनी कला थी, अपनी आस्था थी और उनकी सोच सिर्फ गुजारे तक सीमित नहीं।
और अब हम आते हैं कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर, मानव इतिहास की वो क्रांति जिसने सब कुछ बदल दिया, खेती की शुरुआत। ये वो पल था जब हमारे पूर्वजों ने शिकार छोड़कर अनाज उगाना शुरू किया और इंसानियत का भविष्य हमेशा के लिए बदल गया। ये स्लाइड दिखाती है कि इतिहास कितना दिलचस्प है। ये हमेशा नई खोजों के साथ बदलता रहता है। कई सालों तक हम मानते थे कि हमारे उपमहाद्वीप में खेती की शुरुआत मेहरगढ़ में गेहूं से हुई, करीब 7000 ईसा पूर्व में। लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश के लहुरादेव में हुई खोज ने पूरी कहानी ही बदल दी। वहां 9000 ईसा पूर्व में ही चावल की खेती के सबूत मिले हैं। इससे ना सिर्फ खेती का समय और पीछे चला गया, बल्कि ये भी पता चला कि ये किसी एक जगह नहीं बल्कि अलग-अलग जगहों पर शुरू हुई होगी। मेहरगढ़ सिर्फ खेती के लिए ही जरूरी नहीं है। ये जगह एक पुल की तरह है जो हमें पाषाण युग के शिकारी संग्राहक समाज से लेकर सिंधु घाटी की विकसित शहरी सभ्यता तक का पूरा सफर दिखाती है। ये हमें समझने में मदद करती है कि कैसे छोटे छोटे गांव धीरे धीरे दुनिया की पहली महान सभ्यताओं में से एक बन गए। तो इन सारे सुरागों, इन सारे टुकड़ों को जोड़ने के बाद हमें क्या तस्वीर मिलती है? चलिए देखते हैं कि भारत के प्रागैतिहासिक अतीत की ये अधूरी कहानी हमें क्या बताती है। कुल मिलाकर कहानी ये है कि हमारे पूर्वजों ने एक बहुत लंबा सफर तय किया। वो घुमंतू शिकारी थे जो धीरे धीरे एक जगह बसकर खेती करने वाले समुदाय बने। इस दौरान उन्होंने बेहतरीन औजार बनाए, कला को जन्म दिया और जटिल रीति रिवाज भी विकसित किए। ये हजारों सालों में फैले इंसानी दिमाग और हिम्मत की कहानी है। और जानते हैं, ये कहानी सिर्फ किताबों में बंद नहीं है। ये आज भी जिंदा है भोपाल के राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में। वहाँ इन सभी अनमोल चीजों को सहेज कर रखा गया है ताकि हम सभी अपने इस गहरे अलिखित अतीत से जुड़ सकें। और बस यही एक सवाल है जिसके साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। हर नई खोज हमारी समझ को बदल सकती है, जैसा कि हमने लहुरादेव के मामले में देखा। तो कौन जाने हमारे पैरों के नीचे और कितने राज दफन हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। और शायद एक दिन भारत के प्राचीन इतिहास की कहानी को एक बार फिर से लिख